अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने स्टेशनरी स्टेट्स को समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम स्टेशनरी स्टेट को डिराइव करेंगे। हमने उसमें ज़िक्र किया था कि स्टेशनरी स्टेट्स हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं, लेकिन तब जब हमारा जो वेव फंक्शन की फॉर्म कुछ यूँ हो कि वो इस तरह फॉर्म हो कि स्पेशल पार्ट आर कर लो, इस कर लो, एक्स कर लो, स्पेशल और टेम्परल डिपेंडेंस एक्सप्लिसिट हो, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें स्टेशनरी स्टेट्स देते हैं। तो अब हम उसको डिराइव कर लेते हैं कि कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें स्टेशनरी स्टेट देता है अगर हमारे वेव फंक्शन का फॉर्म कुछ यूँ हो कि स्पेशल और टेम्परल जो फंक्शंस है वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छा जी, चलिए समझते हैं डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स को। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वन डायमेंशनल ये देखें साई ऑफ एक्स एंड टी। अगर यहाँ पे आर होता तो 3D होता। ठीक है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। जो स्टेशनरी स्टेट्स का जो ओरिजिन है वो टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं, पोटेंशियल में मतलब हमारा जो हैमिल्टोनियन वो टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन हो, तो हमारे पास जो स्टेट्स आएंगी इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से स्टेशनरी से दो कंडीशंस है। एक तो आपका जो वेव फंक्शन है उसका फॉर्म यू हो, ये वाला। ठीक है, स्पेशल और टेम्परल डिपेंडेंस एक्सप्लिसिट हो या इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इस श्रोडिंगर टाइम वन डायमेंशनल, हम अभी वन डायमेंशन ले रहे हैं, वैसे आप 3 डायमेंशनल भी ले सकते हैं। तो इस वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अगर हमारा हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब इस वक्त जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल हो, तो इसका सॉल्यूशन हमें स्टेशनरी स्टेट देगा। लेकिन कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को कंसिडर किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, एच साई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू एवरेज बाय पार्शियल टी ऑफ साई, जनरली साई कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, पोटेंशियल जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। पोटेंशियल यू नहीं है कि कुछ एक्स का फंक्शन साथ में टी, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसके में एक सपोजिशन करते हैं कि जो स्टेट हम फाइंड करना है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते क्या करते हैं, किस लिए सॉल्व करते हैं, ये वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए। इस वेव फंक्शन को हमने फाइंड करना है। हम इसके बारे में सपोजिशन कर लेते हैं कि ये वेव फंक्शन जो है ना कुछ इस तरह का है। फर्ज कर लो कि ये वेव फंक्शन कुछ इस तरह का है कि जो स्पेशल और टेम्पोरल डिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कोई भी दो सिस्टम्स इंडिपेंडेंट हो, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करके इफेक्ट ना कर रहे हो, तो उनके जो कंपोजिट वेव फंक्शन हम लिखते हैं, तो उन सिंगल पार्टिकल के जो स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के वेव फंक्शंस होती हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्पेशल और टेम्परल डिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम ओवरऑल हमारे पास वेव फंक्शन आता है। ठीक है, ये सब समझने के लिए है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो ज़्यादा। तो ये वेव फंक्शन कुछ हम फ़र्ज़ कर लिया कि ये इस टाइप का, कुछ फ़र्ज़ कर लो हमारा वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का है, तो इन दोनों को इसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमने हैमिल्टोनियन पुट कर दिया। ठीक है, और ये हमने सपोजिशन की कि हमारा साई ऑफ एक्स एंड टी कुछ इस फॉर्म का है, तो ये इसमें पुट किया। ठीक है, अब करना क्या है, अप्लाई कर लेना है। ठीक है, मैं सिंपल या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या ऑपरेशन करते हैं या हैमिल्टोनियन है, इस पे अप्लाई कर देना है। लेकिन अप्लाई कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। जब आपके पास कोई फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन एक्स और टी का फंक्शन है, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है। जब आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है ना, तो आप डेरिवेटिव लेते हुए पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। जनरली हमारा जो जनरल वेव फंक्शन होता है
वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है, और हमारा जो जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव ही उसमें यूज़ करते हैं हम, ठीक है? अगर हम पहले से ही कह दें कि भाई वेव फंक्शन जो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो फिर उसके लिए हम आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आगे हम करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आगे जाके। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन की, तो अब होगा यू कि स्पेशल डेरिवेटिव है तो टेम्पोरल फंक्शन बाहर आ जाएगा, ये बाहर आया, ठीक है? और ये यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। अब हमें ये पता नहीं है कि इसका फॉर्म किस तरह का है। अगर फॉर्म पता होता तो फिर हम कहते हैं कि भाई इन दोनों पे किस तरह ऑपरेट होगा। तो फिलहाल इसका हमें नहीं पता, ठीक है? यहाँ पे भी ये जो स्पेशल फंक्शन है बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो हमने सपोज़िशन की इतने के साई ऑफ एक्स एन टी इसके बराबर है, तो उससे आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर मतलब से डिवाइड कर देना है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अगर एक साइड पे करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड पे करना है तो डिवाइड कर दो, ठीक है? दोनों साइड एक पूरे इक्वेशन को इससे हम डिवाइड करेंगे। तो इससे होगा क्या कि यहाँ से जो हमारे पास टेम्पोरल टर्म था वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है, वो ये है कि अगर ये मैथमेटिक्स वालों के सामने ये काम करेंगे ना, तो वो कहेंगे भाई ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप वेरिएबल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? वेरिएबल तो अगर ज़ीरो हो गया तो वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आपको दे सकता है, और वो तो अनडिफाइन हो जाएगा आपका पूरा इक्वेशन ही। तो ये तो वैलिड काम नहीं है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो वेव फंक्शन है ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये ज़ीरो हो गए तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर वेव फंक्शन ज़ीरो है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो मतलब आपके पास सिस्टम एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा उस रीजन में, उस सिस्टम मतलब उस स्टेट में या किसी भी चीज़ में जो आप कंसीडर कर रहे हो, उसमें सिस्टम है ही नहीं, तो आप स्टडी किस चीज़ की कर रहे हो? ये जो वेव फंक्शन है तो उस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है। तो अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की रखेगा? तो इसलिए ना ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है? इनमें से कोई भी। तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पोरल फंक्शन खत्म हो जाएगा। राइट साइड पे डेरिवेटिव से बाहर राइट साइड पे जो हमारे पास स्पेशल फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे थ्रू आउट जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव भी है तो टेम्पोरल फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है? और लेफ्ट साइड पे आप इस तरह कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये थ्रू आउट ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और राइट साइड ये बराबर है फंक्शन ऑफ टी के, ठीक है? तो ये कैसे दो फंक्शन कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, एक्स का फंक्शन टी का फंक्शन कैसे बराबर हो सकती है ये? ठीक है? ना इनकी कैंसलेशन हो सकती है, ना एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, तो फिर ये कैसे बराबर हो सकती है? ये एक ही सूरत में हो सकती है जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर हो, ये दोनों फंक्शंस, तो तब ये दोनों बराबर हो सकती है। मतलब ये भी किसी कांस्टेंट ए के बराबर है हो, और ये भी किसी कांस्टेंट ए के से बराबर हो, ठीक है? अलग-अलग, तो फिर ये दोनों बराबर हो सकती है। तो वो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर एनर्जी ले लेते हैं कि भाई एनर्जी एनर्जी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? हम फ़र्ज़ करते हैं कि भाई ये जो कांस्टेंट है या ये भी सपोज़िशन है। जब भी हम सपोज़िशन करते हैं, तो हम रियलिटी से मतलब दूर जाते हैं, और मतलब लिमिटेशंस करते हैं अपने सिस्टम में। तो उतने ही जितनी लिमिटेशंस करते जाएँगे, उतने आइडियल सिस्टम की तरफ जाएँगे, और रियलिस्टिक सिस्टम से दूर होते जाएँगे, ठीक है? तो उतना ही वो जो हमारा जो भी आप टॉपिक है, जो भी इक्वेशन है, कुछ भी है, स्टडी है, वो इतनी ही अन एप्लीकेबल हो जाएगी एक तरह से, होती जाएगी। मतलब ये है कि आप उसको रियल लाइफ़ को उस रियल सिस्टम्स पे वो अप्लाई ही नहीं होगा। वो रियल सिस्टम्स की जो रिज़ल्ट्स हैं करेक्ट रिज़ल्ट्स वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को स्टडी करना हो, तो सबसे पहले हम आइडियल केस लेते हैं
सिंपलेस्ट और आइडियल केस लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रियल की तरफ जाते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस करते हैं कि जैसे कि हमने हम सब पहले पढ़ते थे एफएससी में कि जैसे आइडियल गैस है हमारे पास, हम कहते हैं भाई आइडियल गैस कहीं होता है, नहीं होता ना। तो ये गैस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें ग्रेविटी उन पे इफेक्ट करती है और बहुत सारे उसमें तो लेकिन हम कहते हैं भाई आइडियल गैस है, मतलब ऐसा कोई गैस जो एक दूसरे के साथ जिसके पार्टिकल इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, उनकी भी ग्रेविटी भी इफेक्ट नहीं करती है, कोई भी इस तरह का इफेक्ट उसमें नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है वो एनर्जी है, ठीक है। और यही वजह है कि अगर एनर्जी भी, आपको पता है एनर्जी भी ना डेफिनेट हो नहीं सकती, कांस्टेंट हो नहीं सकती किसी सिस्टम की, क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली किसी सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती, डेफिनेट एनर्जी नहीं हो सकती है। एक रेंज ऑफ एनर्जी हम पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं इस बात का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो स्पेशल पाथ है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो भी ई के बराबर है और ये जी ऑफ टी भी ई के बराबर है, तब ये दोनों बराबर है, अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। फिर हम इन दोनों को अलग अलग फिर सॉल्व करते हैं, कोई नंबर 4 बन जाता है, कोई नंबर 5। तो कोई नंबर 4 का अगर आप कंसिडर कर ले, अगर आप इससे 5 कॉमन ले ले, ये 5 फंक्शन आपके पास है, फाइव एफ एक्स कॉमन लिया, तो ये देखिए ये आपके पास क्या बचा, हैमिल्टोनियन ही तो है। तो ये देखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और यहाँ एक मजे की बात है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये, ठीक है। यह एक बहुत ही मजे की बात है कि जैसे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या है, फोर्स किससे आता है, चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये है डी एम वी डिवाइडेड बाई डी टी। अब अगर ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम नहीं है, अगर ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम नहीं है तो आपको जो मैस है वो वेरिएबल नहीं होगा। अगर ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम हुआ तो ये जो मैस है ये वेरिएबल हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम नहीं है तो मैस कांस्टेंट होगा, एफ इज इक्वल एम एम वी सॉरी हो जाएगा, ठीक है, एम एम ए हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ वी है ना। तो एफ इज इक्वल एम है, ठीक है। ये लिमिट, ये जो एफ इज इक्वल एम है ना, ये न्यूटन सेकंड लॉ का लिमिटिंग या लिमिटेड केस आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, ये वाला, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का लिमिटिंग केस है, कब, जब आपके स्टेट्स स्टेशनरी हो, ठीक है, या जब आपका पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट हो, जब आपका हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो तब हमारे पास एक ये इक्वेशन, लिमिटिंग इक्वेशन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन का, जिसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम दूसरे इक्वेशन आप कंसिडर कर लो, इक्वेशन नंबर 5। उसमें हम क्या करते हैं, या आप सबसे पहले इसको राइट साइड पे ले लो, राइट साइड पे लेके ये दोनों जो आयोटा और एच बार डिवाइड होंगे, आयोटा को आयोटा ये देखिए नीचे न्यूमरेटर में आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी यू है ना आयोटा, अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो देखिए माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच बार, मतलब अगर आयोटा को हम ऊपर हम ले गए तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस इस वजह से आया कि आयोटा को ऊपर लेके गए। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर देख ले कि ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो आपका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी ले रहे हो, आप उसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से भी रिप्लेस कर सकते हो, ना भी करो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हम कर लेते हैं, चलो पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ये क्या है, डी बाई डी टी ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिखने के लिए मैंने ना इसको प्राइम की फॉर्म में लिखा, आपने भी लिखे कोई मसला नहीं। डी बाई डी टी ऑफ काई ऑफ टी, तो काई प्राइम ऑफ टी, टाइम डेरिवेटिव को प्राइम से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ना। तो अब देख ले, तो मजीद एक्सप्लिसिट लिखने के लिए मैंने एक स्टेप और किया, तो ये है टाइम डेरिवेटिव ऑफ काई ऑफ टी, कोई फंक्शन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यही फंक्शन। अब हम ये तो जानते हैं ना इंटीग्रेशन के रूल्स में कि आपके पास कोई फंक्शन है नीचे एफ ऑफ एक्स,
और उसके न्यूमरेटर में आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा नेचुरल लॉग ऑफ काई एफ टी। और राइट साइड पे क्या है, बाकी दोनों कांस्टेंट है, माइनस हमें बाहर आएंगे, और 1 का डेरिवेटिव स्पीड टी क्या होगा, टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रिफिथ की बुक है उसमें इन्होंने क्या किया कि अब जब आप हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, नेचुरल लॉग ऑफ काई एफ टी तो नहीं चाहिए, हमें काई एफ टी की वैल्यू चाहिए ना। तो हमें जनरली क्या चाहिए, साई ऑफ एक्स एंड टी जो बराबर है फाई ऑफ एक्स एंड काई एफ टी, इसके बराबर है ना। तो ये तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग हुई है ना, इससे आएगा फाई ऑफ एक्स, लेकिन वो सिर्फ तभी आ सकता है जब हमें पोटेंशियल पता हो। इसको हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग को, अगर जब तक हमें पोटेंशियल मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो तभी आएगा जब पोटेंशियल मालूम होगा। पोटेंशियल मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए मुख्तलिफ होगा। तो इसको हम जनरली रख लेते हैं कि चलो ये तो फ़र्ज़ करो हमें मालूम हो गया, ठीक है? हो जाएगा जब हमारे पास पोटेंशियल होगा। हमें चाहिए काई एफ टी। अब काई एफ टी कैसे आएगा, इसको हम लॉग का इन्वर्स ले कह लो, ठीक है? वो लॉग का इन्वर्स अप्लाई करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल है, तो ये पूरा का पूरा सारा एक्सपोनेंशियल में जाएगा, और यहाँ पे साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर, मतलब बेसिस से हम तो पावर 8 वाला वो है ना, उसको वापस रिवर्स अप्लाई करेंगे, तो इधर साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ सी भी आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ सी यहाँ पे उसको कोई और कांस्टेंट ए भी लिख सकते हो, तो वो ए भी मैंने इसमें ऑब्जर्व कर लिया। ये किस ग्रिफिथ की बुक में ऐसा किया गया है ना, सिंप्लिसिटी के लिए, सिंपल रखने के लिए। तो ये तो कांस्टेंट इस फंक्शन में ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो काई एफ टी हमारे पास आ गया। काई एफ टी आ गया, फाई एफ एक्स उससे आएगा, फर्स्ट को नाउन है। तो अब देख लो हमारे पास जो फंक्शन हमें मतलूब था, साई एफ एक्स एंड टी, जो जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, वो हमारे पास आएगा, आ गया हमारे पास फाई एफ एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टी डिवाइडेड बाई एच बार। तो ये है स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी पिछली वीडियो में। ठीक है, उसमें हमने समझने की कोशिश की थी, और इसमें हमने ड्राइव किया। ठीक है जी, शुक्रिया।